देखिए भाई आईपीसी में आज मैंने 339 से चलना था। आज प्रयास किया जाए कि भाई एविडेंस तो थोड़ा कठिन था, फंस गया बीच में और फोन भी आने लगे कई घरों से, इसलिए थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट हो गया। नहीं तो आज अब ये है कि एविडेंस में इधर की 10-12 धारा कठिन है भाई, इसको आपका मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। नहीं तो इधर से आपका 2-3 क्वेश्चन अभी बचा है, 3-4 क्वेश्चन आता है। वैसे हम 25 क्वेश्चन में 18-20 क्वेश्चन आप कवर कर लिए और कल जो बचा है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और भाई जो लोग पहले जा रहे हैं, आपका सलाह दी जाती है कि एक से अपने को जुड़वा लें ताकि आपका रास्ते में जाते हुए ईयरफोन लगा के आवाज सुन सके, क्योंकि कल परसों तक चलाते हैं। जो लोग नहीं आएंगे भाई आपका वीडियो देख लेंगे भाई, क्योंकि संविधान की मेन चीजें 1-2 दिन पढ़ा दिया जाए ना। आपका वैसे संविधान आपका बहुत मैंने समय तक चला, 1.25 माह 1.5 माह संविधान ही कोचिंग में चला था और ज्यादातर चीजें डिटेल में पढ़ाई भी गई है। आपका कुछ चीजें बची हैं तो एक बार पूरा जैसे एविडेंस हुआ है दौड़ा कर, आईपीसी हो रही है दौड़ा कर, तो संविधान भी 2 दिन में मेमोरी आपका रिफ्रेश केवल कराया जाए और पढ़ाना संभव नहीं। और प्रयास एक के उतना भी तैयार रखिए तो क्वेश्चन जैसे बनते हैं मॉडल बताया जाएगा। आइए 339 से भाई देखिए, पहले इधर समाप्त हो तब फिर आपका बैक हो जाए। अब थोड़ा बहुत 60 मैं करता हूँ। 339 से 339 में सदोष अवरोध परिभाषित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस अवरोध में आपका माने जो ये स्वतंत्रता होती है वह आंशिक प्रतिबंध लगाया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा सदोष अवरोध। और इसमें आपका पूर्ण प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाया जाता है तो 340 वाले सदोष परिरोध में। पहला क्वेश्चन, इसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक रोक लगाई जाती है सदोष अवरोध में, इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है सदोष परिरोध में। और सदोष अवरोध का एक उदाहरण देखिए, आपका 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बंद कर दिया गया बिना किसी उचित कारण के या विधिक प्राधिकार के और कहा गया कि दूसरे दरवाजे से जाइए, तो बताइए स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हुई कि आंशिक? तो कौन सा अपराध हुआ? सदोष अवरोध। सदोष अवरोध जो दूसरा क्वेश्चन बनता है अपराध है लेकिन अपकृत्य नहीं। उसको लिखिए, कोरिलेट करके पूछ रहा है तो लिखिए सदोष अवरोध। बैठिए भाई, सदोष अवरोध अपराध है लेकिन अपकृत्य नहीं, ये याद रखना है। आइए 340 में आपका सदोष परिरोध। 340 से भी क्वेश्चन बनता है, समस्यात्मक क्वेश्चन भी आता है। 1-2 हम समस्याएं बनाएंगे जो पूछा गया है। आपका इस सदोष परिरोध में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है वह पूर्ण रूप से क्या कर दी जाती है? प्रतिबंध। ये पहला क्वेश्चन। सदोष परिरोध आपका दूसरा क्वेश्चन अपराध भी है और अपकृत्य दोनों है, यानी कि जो परिरोध किया है उसको आप सजा दिला सकते हैं और उससे मुआवजा भी वसूल सकते हैं। फिर आपका कह सकते हैं पूछा जाता है सदोष परिरोध में कौन सी रिट जारी करा सकते हैं आप? हाइबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पूछ सकता है। सदोष परिरोध में कौन सी रिट? हाइबियस कार्पस। और इस पर आपका कह सकते हैं कि 2 उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन 2 उदाहरण से पहले एक जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो देखा जाए। कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए पटना, आपका उसको रेलवे स्टेशन पर उतरना था, इलाहाबाद से बुक किया। आपका आगे बैठिए भाई, आगे बढ़ जाइए जगह। तो आपका
मैंने इलाहाबाद से पटना के लिए बुक किया गाड़ी, पटना रेलवे स्टेशन पर वो गाड़ी वाला नहीं उतारा, आगे बढ़ गया तो कौन सा अपराध किया? तो सदोष परिरोध का अपराध किया। कौन सा अपराध? यानी कि जहाँ तक भाई आपका जाना उसके बाद भी जबरदस्ती लेकर जा रहा है, तो कौन सा? बैठे हुए 3 लोग बैठे उसी, तो कौन सा अपराध किया? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सदोष। तो गाड़ी वाला एक उदाहरण पूछा जाता है, 2 उदाहरण आपका, एक कुत्ते वाला पूछा जाता है, सतर्क रहिए। कुत्ते वाला, ताला लगाने वाला, जो हम और बता रहे हैं। एक व्यक्ति है, दूसरे आदमी को घर में मने कह सकते हैं रखा है, और बाहर लठैतों को खड़ा कर दिया कि बाहर न निकले। तो कौन सा अपराध हुआ? सदोष अवरोध की परिरोध। दरवाजे पर कुत्ता बांध दिया कि आएगा तो काट लेगा, तो कौन सा अपराध? बाहर न निकले, और कोई रास्ता नहीं है, तो कौन सा अपराध? सदोष परिरोध। या लठैत खड़ा कर दिया, या बाहर से कुंडी लगा दिया, बाहर से ताला बंद कर दिया, तो ये सब सदोष परिरोध। चारों ओर से घेर लिया गया पुलिस द्वारा ताकि ये यहाँ से जा ही न पाए, तो सदोष परिरोध किसी भी स्थान में हो सकता है, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर। जेल में बंद कर देना, वो भी सदोष परिरोध। तो बस उदाहरण याद रखिए, आपका बंदूकधारी वाला, ताला वाला, और कौन वाला? कुत्ता। और 3 उदाहरण, और एक जो अलग पूछा है वाहन। 4 उदाहरण याद करके जाना है। इसके बाद इधर जो पूछा जाता है 345, अंडरलाइन करिए बस एक लाइन। 345 से क्वेश्चन बना है, ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है, ये को पूछा जाता है। तो अभी हमने बताया, बताइए सदोष परिरोध के लिए कौन सी रिट निकाली जाती है? हाबियस कॉर्पस। कौन रिट निकाल सकता है हाबियस कॉर्पस? कौन से 2 न्यायालय? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन सी रिट में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता? हाबियस कॉर्पस में। और आपका हाबियस कॉर्पस निकल गई है, आप जानते हैं कि छोड़ने का आदेश हो गया, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो न्यायालय सजा भी दे देगा। और कौन सी धारा में आईपीसी की? 245। कितनी सजा? 2 साल। ये क्वेश्चन भाई कई बार आया, अंडरलाइन करिए। 345 अंडरलाइन करिएगा, एक क्वेश्चन आ चुका है। एक बार बहुत अधिक पढ़ना तो 346 गुप्त स्थान में परिरोध, सदोष परिरोध। आपका 347 भी छोड़ सकते हैं, ये कम पूछा जाता है। 348 एक बार पूछा गया, लिख लीजिए। संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध, यानी कि इसलिए उसे बंदी बना लिया गया है, या अपना अपराध स्वीकार करेगा या कुछ बताएगा तो संपत्ति की रिकवरी होगी, तो कौन सी धारा में ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा? 348। इसको जब भी पढ़िएगा 330 और 331 से जोड़कर पढ़िएगा। अगर संस्कृति कराने के लिए या संपत्ति की रिकवरी के लिए उपहत कार्य की गई है हर, तो 330 और घोर उपहत में तो पूछा जाता है 2 धाराएं। कौन कौन धारा? उपहत में कौन? 330 घोर उपहत। और संस्कृति कराने या कह सकते हैं संपत्ति को रिकवर कराने के लिए सदोष परिरोध किया गया, तो कौन सी धारा? 348। ये काफी अंडरलाइन कर लीजिएगा। 345 के बाद 348 सेक्शन इधर याद रखना है भाई, और कोई उपाय नहीं है। आइए आपराधिक बल और हमले के विषय में देखा जाए। 349 से शुरू करिए। बल की परिभाषा। बल का मतलब ये हुआ कि किसी को गतिमान कर देना, गतिहीन कर देना, गति में परिवर्तन कर देना, इसी को हम क्या कहते हैं? बल। गति बढ़ा देना, गति घटा देना, गतिहीन कर देना, गतिमान कर देना, या इसी को हम क्या कहते हैं? बल। बल का प्रयोग कैसे हो सकता है? शरीर द्वारा कि वस्तु द्वारा कि पदार्थ द्वारा कि जीव जंतु द्वारा, तो उपयुक्त सभी मार्ग चाहिए। किसके द्वारा हो सकता है? उपयुक्त सभी के द्वारा, शरीर से भी, वस्तु से भी, और आपका जानवरों से भी। तो बल की परिभाषा कहाँ दी गई है? 349
और इसी बल का प्रयोग जब अपराध के लिए करेंगे तो ये बल कौन सा बल कहलाएगा? आपराधिक बल की धारा में 350। तो बल का प्रयोग 350 के दृष्टांत से आपको मैंने कह सकते हैं सतर्क रहना है। 2-3 दृष्टांत बता रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि सभी दृष्टांत घर पर पढ़ेंगे और नदी वाला के कुत्ता वाला जरूर पढ़कर जाइएगा। और घूंघट उठाना यानी कि लिफ्टिंग द कारपोरेट विल, घूंघट और कुत्ता ये दो जरूर पढ़ के जाइए और भले ना याद रहे। और यही बार बार लोग गलत भी करते हैं। एकदम एक लाइन हम लिखवाएंगे इसको कि माने कुत्ते को झपटवाता है तब क्या होगा, और कुत्ते की मुखबंदी खोलता है तो झपटवाता है तो क्या होगा? आपराधिक बल, और मुखबंदी खोलता है तो हमला, और आपका घूंघट उठा देना तो आपराधिक बल। बस 3 तो यादें रखिए हर हाल में। इसको हम लिखवाते हैं, पहले 2 उदाहरण हो जाए तब। यहाँ से भाई क्वेश्चन एक बनेगा। देखिए आपका पहला देखा जाए उदाहरण 350 का। यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। एक आदमी आता है, रस्सी खोल देता है, नाव नदी में बहने लगती है। तो आपराधिक बल का प्रयोग किया क्योंकि नाव के साथ साथ वो बैठा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? गतिमान। तो क्या हाथ से गतिमान कर दिया कि रस्सी खोलकर? भाई जरूरी नहीं है कि एकदम शरीर टच करके गतिमान किया जाए, रस्सी खोल दिया गतिमान। इसके बाद आपका रथ में सवार है, रथी रोक लिया गया तो गतिहीन हो गया कि नहीं रथ के साथ व्यक्ति? तो कौन सा अपराध हुआ? आपराधिक बल। तो रथ वाला भी पालकी में सवार होके जा रहे हैं तब भी। इसके बाद सड़क पर तो धक्का दे दीजिए तब भी। और आपका कह सकते हैं नदी में पत्थर फेंके। मान लीजिए कि आपका सरस्वती घाट पर एक आदमी बैठा है और आपका उसी समय किनारे बैठा है और एक आदमी पत्थर फेंका नदी में उसके किनारे और पत्थर से पानी उबला और वो कह सकते हैं कि पीछे गिर गया। तो बताइए आपका आपराधिक बल का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देना, ये जरूर याद रखिए, आपका यही पूछा जाता। लिखिए किसी स्त्री का घूंघट साशय हटाना ये आपराधिक बल होगा। ये नहीं कि दूसरा मार दीजिएगा कुछ। क्या होगा? आपराधिक बल। और अंतिम दृष्टांत सबसे महत्वपूर्ण है। टब में भाई टब वाला भी पूछा जाता है। एक आदमी नहा रहा है और उसी में गर्म पानी छोड़ दिए कि फफूले निकल जाए तो आपका आपराधिक बल। या ठंडा छोड़ दीजिए ठंडी में एकदम कंपकपी हो जाए। लेकिन अंतिम घूंघट वाला और अंतिम दृष्टांत लिखिए कुत्ते को झपटवाना। भाई ये रट कर जाइएगा। बार बार लोग यहाँ गलती कर रहे हैं जो भी कारण हो, और कुछ लोग फिर गलती करेंगे। 2 बार मैं बता रहा हूँ। कुत्ते को झपटवाने में आपराधिक बल मारिएगा, क्रिमिनल फोर्स। लिख लीजिए तो इसको फिर घर पर जाकर रट्टा मारिएगा। और कुत्ते की मुखबंदी खोलना तो 351 में हमला मारिएगा। मुखबंदी आ जाए तो क्या मारेंगे? हमला। मुखबंदी खोलना। अब आइए हमला देखा जाए भाई। 351 भी खूब पूछा जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा हाव भाव दर्शाता है कि दूसरे को ये आशंका हो जाए कि बल का प्रयोग कर देगा, लेकिन किया नहीं। जैसे एक आदमी छड़ी उठा लिया, मार देंगे, लेकिन चलाया नहीं तो ये हमला। और चला दिया भले लगे न लगे, ये आपराधिक बल। अब यहाँ तक तो आप कर ले जाएंगे भाई, लेकिन एक ही आपका पूछा जाता है कि क्या केवल मुख से बोलना हमला माना जाएगा? हाव भाव एकदम शांत बैठा है और हाथ को हिला नहीं रहा है, केवल मुख से बोल रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा तो हमला नहीं। हाँ, केवल शब्दों का उच्चारण करना हमले की कोर्ट में आएंगे कि नहीं, यही गलत होगा तो हमला नहीं है। लेकिन हाव भाव को स्पष्ट कर सकते हैं,
यानी कि छड़ी ताना है और मुख से भी बोल रहा है कि क्या मार देंगे मार देंगे, तो जो ये आचरण है माने छड़ी ताना है, उसको ये शब्द क्या करेंगे, केवल स्पष्ट कि इसका इरादा हमला करने का था। तो बस एक लाइन लिखिए, शब्द केवल शब्दों का केवल शब्दों के माध्यम से, केवल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि और कुछ नहीं, केवल शांत बैठा है कुछ नहीं, केवल शब्द बोल रहा है, केवल शब्दों द्वारा हमला नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, सतर्क रहिएगा। इसके बाद आपका हो गया ना, इसके बाद आपका दृष्टांत इसमें पूछा जाता है, ये इस इरादे से मुक्का तान लेता है बी की ओर की मार देंगे, लेकिन मुक्का चलाया नहीं तो कौन सा अपराध, हमला। चला दिया तो भले लगे न लगे, अपराधी को लग गया तो उपहत भी हो गई, तमाम अपराध हो जाएंगे। आइए, मुक्का चलाया लेकिन बीच में एक आदमी मुक्का पकड़ लिया, तो आपराधिक बल हुआ कि प्रयत्न हुआ, प्रयत्न मैंने मुक्का ऐसे किया, लेकिन दूसरा आदमी क्या किया, अगर नहीं पकड़ता तो आपराधिक बल हो ही जाता। सतर्क रहना है। छड़ी उठा लिया, आधा जैसे चलाया एक आदमी हाथ पकड़ लिया तो प्रयत्न, अब बस उठाया है तो हमला, और चला दिया तो आपका चला दिया पूरा तो आपराधिक बल, चाहे लगे या ना लगे, ये ना कहेगा कि लग जाए तब। अगला देखिए आपका कुत्ता की आपका मुखबंदी खोलना शुरू करता है, अभी खोला नहीं, डरवा रहा है कि मुख खोल देंगे तो क्या करेगा तुमको, ये कुत्ता काट लेगा, तो कौन सा अपराध किया, हमला, और झपटवा रहा है तो आपराधिक बल। चलिए कुत्ता पर तो अलग बताया जाएगा। इसके बाद आपका 351 भी 54 53 आपका 354 पूछा जाता है भाई, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग की धारा में दंडनीय है 354। 354 का अपराध केवल स्त्री के प्रति हो सकता है, किसी पुरुष के प्रति नहीं। तो यहाँ से भी प्री में धारा बनी है, ये 2013 में संशोधन भी है और दंड की मात्रा बढ़ाई गई है, 1 वर्ष से कम नहीं बल्कि अधिकतम कितना हो सकती है, अधिकतम 5। इसको याद रखना है, कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल। इसके बाद 4 धाराएं नई जोड़ी गई है 2013 में, और चारों रट्टा मार कर जाना है। पहला आपका 354A लैंगिक उत्पीड़न, और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट, और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट कहाँ है, क्रम वाइज याद करके जाइएगा। 354A, इसके बाद आपका 354B विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला यानी कि चीरहरण, इसको लिख लीजिए, चीरहरण। यानी कि द्रौपदी वाली धारा ना है तो ये भी लिख लीजिएगा, और सुभाष लिख लेना द्रौपदी वाली धारा यानी कि चीरहरण यानी कि नंगा कर देना। लिखिए भाई आपका, अब आगे क्या बताए। आइए 300 ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आएगा 354 से दृश्य रतिकता ना है तो कौन से पूछ लीजिएगा भाई। दृश्य रतिकता यानी कि जहाँ कोई स्त्री अपना प्राइवेट कार्य कर रही है वहाँ देखना, जैसे सीसीटीवी कैमरा से आपका जो ट्रायल रूम है, माने ये आपका क्या उसको बोला जाता है, हाँ माल है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो बस एक लाइन जानी है 354 किस में आएगा, सी में। अब आगे क्या, इसके बाद स्टैटिंग या पीछा करना 354 का डी, बार बार पीछा करना, पुरुष द्वारा किसका पीछा करना, स्त्री का, एक बार नहीं बल्कि बार बार मना करने के बाद, ये वही क्रम से याद रखिए आपका, फिर वही धारा याद करना है। 354A में क्या है आपका, तो लैंगिक उत्पीड़न। 354B में क्या है, तो विवस्त्र करना
यानी कि कपड़े उतार देना, यानी कि आपका द्रौपदी का चिरहरण करना, और दृश्य रहतिकता यानी कि आपका माने 354 सी, और स्टैकिंग माने पीछा करना कहाँ है 354 सेक्शन जरूर याद रखिए, एक चांस है पूछने का, भाई रट कर जाइएगा। इसके बाद 355 छोड़ दीजिए, 356 छोड़ दीजिए, 357 भी छोड़ दीजिए, 358 भी नहीं आती। अब आइए 359, 360, 361, 362 इधर से आपका पूछा जाता है। आइए आपका 359 किडनैपिंग, पहला क्वेश्चन बनता है कि किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है 21 धारा में, तो 359 में, यानी कि व्यपहरण कितने प्रकार का, पहला क्वेश्चन 2 प्रकार का। की धारा में यूपीजे में सेक्शन पूछा भाई, उसको अंडरलाइन करिए बैरक पर, 1 2 3 बातें हम अलग लिखवाएंगे। पहला, भारत में से व्यपहरण 360 और वित्तपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण 361, 2 धारा याद रखना है। तो किडनैपिंग के लिए 3 धारा याद रखिए, व्यपहरण कहाँ दिया गया 359, व्यपहरण कितने प्रकार का 2, कौन कौन, भारत में से व्यपहरण और वित्तपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण। व्यपहरण भारत में से व्यपहरण किसका हो सकता है, किसी भी आयु के व्यक्ति का, यही पॉइंट पकड़ना है। और वित्तपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से पूछा ही गया था, एजीयूपीजे में पूछी गई थी, लड़का है तो 16 से कम और लड़की है तो 18। यहाँ देखिए 3 या 4 क्वेश्चन आपका सतर्क रहना है, आपका यही मैं बता दूं, वही समझ के जाइएगा। और एक केस याद रखिएगा बरद राजन, और वही समस्या यूपीजे में भी बन सकता है। 3-4 पॉइंट बताया जाए और आपका वहां से क्वेश्चन आ जाए, प्रयास किया जाए। लिखिए पहला भाई, व्यपहरण एक, व्यपहरण स्वतः अपराध है, पहला लिखिए, तो 4 लाइन लिखिए, व्यपहरण स्वतः अपराध है, अपने आप अपराध है। दूसरा, व्यपहरण के मामले में आशय का होना आवश्यक नहीं है, यही ज्यादा क्वेश्चन आया है। व्यपहरण के मामले में आशय का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि मेंसरेया हो या न हो कोई बचाव नहीं, आशय का होना आवश्यक नहीं। फिर पूछा जाता है इसमें पीड़ित कौन होता है, ये किसके अधिकारों का हनन माना जाता है, गार्जियन के कि बच्चे के, गार्जियन। देखिए इसमें गार्जियन के अधिकार का उल्लंघन होता है, गार्जियन के क्या, संरक्षक के अधिकार का, संरक्षक के अधिकार का उल्लंघन होता है। पूछ लेगा कि क्या व्यपहरण जिसका हुआ है उसकी सम्मति काम करेगी, नहीं, उसकी सम्मत नहीं, तो किसकी सम्मत से कोई अपराध नहीं होगा, गार्जियन। अगर गार्जियन की सम्मत से आप ले गए हैं 16 साल से कम के बच्चे लड़के को, या लड़की है तो 18 साल से कम, तो कोई अपराध नहीं। अब इसी में आपका सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा इंटेंशन जरूर याद रखिएगा, और ये स्वतः अपराध है आपका, व्यपहरण में भी हम आएंगे। हाँ, लगातार चलने वाला ये अपराध नहीं, ये भी याद रखिएगा। अभी हम अपहरण में आते हैं। देखिए इसमें आपका वरदराजन के केस लिख लीजिए, आपको भाई समझना, दिमाग में बैठाना, ऐसी समस्या है। देखिए वरदराजन के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि अगर कोई लड़की अपने पिता का घर पहले ही छोड़ दी है और अभियुक्त कहीं मिलता है और उसको उसकी सम्मत से ले जाता है, तो अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह लड़की अपने पिता का घर स्वेच्छा से पहले ही क्या की है, छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित करना ही होगा
या अभियुक्त ने कुछ न कुछ ब्रेन वॉश किया था, यानी कि कुछ न कुछ लड़की को घर छोड़ने के लिए क्या किया था, उत्प्रेरित किया था। स्वेच्छा से घर नहीं छोड़ी थी। अब समस्या देखिए यूपीजे का, तो याद रखिए, एक लड़की अपने पिता का घर स्वेच्छा से छोड़कर रेलवे स्टेशन पर मिलती है। एक अभियुक्त नंबर एक को मिलती है। लड़की 16 साल की है और वह व्यक्ति भोजन देता है, आवास देता है, अपने घर ले जाता है, तो कोई अपराध नहीं किया, व्यापारण नहीं किया, क्योंकि लड़की ने पहले ही अपने पिता का घर क्या किया है, तो लेकिन उसके साथ रिलेशन बनाता है तो वह बलात्कार का अपराध किया, क्योंकि आपका 375 16 वर्ष से कम की लड़की की सम्मत उसे कोई बचाव नहीं दे। तो दुराचार मार दीजिएगा, लेकिन व्यापारण दुराचार दोनों नहीं। अगर ये समस्या आए तब किस केस पर आधारित है, ये पर आधारित, और देगा तो 7-8 लाइन पूरा पंचौरा करके देगा, जैसे बार काउंसिल में दिया था। तो भाई सतर्क रहना है, भरत राजन। अगला देखिए आपका 362 अपहरण। अपहरण यानी कि एब्डक्शन, अपहरण किसी का भी हो सकता है। एक और पूछा जाता है भाई, अनाथ बच्चे का, क्या अनाथ बच्चे का व्यपहरण होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि जिसका कोई नाथ ही नहीं है उसका क्या व्यपहरण, क्योंकि व्यपहरण गार्जियन, अपहरण हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आया है, किसका अपहरण नहीं होगा? परित्यक्त, जिस बच्चे को क्या किया माता पिता छोड़ दिए, वो किसी के अंडर में नहीं है गार्जियनशिप के, उसका अपहरण हो सकता है, लेकिन व्यपहरण नहीं। ये सतर्क रहना है। आइए 362 बस एक लाइन, जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या बल का प्रयोग करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, वह आपका अपहरण करता है। अपहरण में 3-4 लाइन जरूर याद रखना है, और वहीं आपको हम लिखवा रहे हैं। लिखिए भाई, अपहरण स्वतः अपराध नहीं है जब तक कि आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए न किया गया। जब कंसेप्चुअल बनाएगा चार्टर कौन सही है कौन गलत, तब ये सब काम करेगा। लिखिए, अपहरण स्वतः अपराध नहीं है जब तक कि आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए न किया गया हो। ये पहला स्वतः नहीं है, अपने आप नहीं है भाई, एक कमी है इसका। अब उद्देश्य अभी हम बताएंगे 2-4। इसके बाद जो पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, अपहरण एक अनवरत अपराध। लिखिए, हमेशा चलने वाला, कंटिन्यू। अपहरण एक अनवरत अपराध है, लगातार चलने वाला। अगला क्वेश्चन ये बनता है, इसमें आशय होना चाहिए। माने आशय क्या है? आवश्यक है। व्यापारण में आवश्यक नहीं था, इसमें आशय क्या है? आवश्यक। तो दे देगा अपहरण, देखिए स्वयं दंडनीय नहीं है जब तक कि किसी उद्देश्यों के लिए न किया गया। तो अपहरण दंड आ जाइए आपका, पर सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। 300 इधर सेक्शन 6-7 याद करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज पूछा जा रहा है एलएलएम में भी, और कोई उपाय हमारे पास इसका नहीं है। समझाने वाला समझा दिया गया, और सेक्शन 4-5 आगे आपको याद करना पड़ेगा। 363 देखिए, 363 आपका देखा जाए, 363 में व्यपहरण के लिए दंड, तो व्यपहरण के लिए साधारण दंड कितना है? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो किडनैपिंग के लिए दंड कहाँ है? 363 में है, साधारण किडनैपिंग, याद रखिए। अब 363 के भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण, यानी कि वही हाथ पैर तोड़ देते हैं, काट देते हैं कि चलो क्या मांगो, भीख मांगो, तो थोड़ा दंड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, और अधिकतम कितना हो जाएगी आपका? 10 साल। कितना हो जाएगी? 10 साल। और भीख मंगवाने के लिए प्रयुक्त किया जाए तो आजीवन कारावास। जैसे कि बालकों का, लाखों बालक भारत में गायब है,
तो आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि आखिर ये गए कहाँ। तो कुछ बालिकाएं बालिकाएं वेश्यावृत्ति के धंधे में झोंक दी गई, और कुछ जो बालक हैं हाथ पैर तोड़ के, जैसे फिल्मों में देखते हैं डांस होता है भिखमंगों का, तो भिखमंगों का डांस क्या करता है, भीख मंगवाता है ट्रेन में। तो संगम पर देखे होंगे आजकल छोटे छोटे बालक पूरे शहर में क्या हो रहे हैं। तो आप कभी सोचे कि ये कहाँ से आ गए, न बाप का पता न माँ का पता, और छोटे से ही क्या मांगने लगे जी। फिल्मों में जैसे चलता है तो वही सब धारा है। इसके बाद आपका 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण दंडनीय है। 364 ये महत्वपूर्ण है। अब बिहार में ज्यादा कांड हो रहा था लालू यादव जी के समय, तो 364 ये जोड़ दी गई कि फिरौती के लिए आपका, अगर फिरौती मांगने के लिए मैंने पैसा मांगने के लिए या हत्या के लिए व्यपहरण या अपहरण किया गया है तो 364 ये लागू होगी। और बिहार पर तो फिल्म भी बनी है, कौन सी, अपहरण। आप देख सकते हैं अपहरण, और दंड की मात्रा बढ़ा दी गई नई धारा जोड़कर। तो अधिकतम दंड कितना है 364 में, मृत्यु दंड। याद रखिए ऐसे व्यक्तियों को कितना अधिकतम सजा दी जा सकती है, मृत्यु दंड। जो हत्या करने या फिरौती की मांग के लिए क्या किए हैं, चाहे किडनैपिंग या एब्डक्शन, दोनों, ये नहीं कि केवल किडनैपिंग, दोनों। इसके बाद आपका 365 छोड़ दीजिए, आपका 366 की रिहाई ले में बना था भाई। कैसे 366 पढ़ लीजिएगा, 366 है, 366 भी, 367 छोड़ सकते हैं, 368 पढ़िए, 369 भी बना है भाई। एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, आगे जो मैंने समझाना उसको हम समझाते हैं। 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार, ये भी हल्का सा आ जाता है व्यक्ति का दुर्व्यापार की धारा में। इसके बाद आपका शोषण, हाँ 371 भाई दासों का अभ्यासिक व्यापार, 372 भी देख लीजिएगा। इधर जो आपका पढ़ना है 374, यानी कि जो हमें पढ़ाना है आपका, और केवल आपको सेक्शन याद करना है, सेक्शन और दंड। इधर भाई देखिए कोई मतलब नहीं है बताने का, एक एक लाइन अगर आप चाहें अंदर से पूछा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अगर भाई क्षमता हो तो भाई रटिए धारा, और क्या उपाय नहीं है कुछ उसका हमारे पास। 374 देखा जाए, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा है। तो बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार किन किन अनुच्छेदों में है, 23 और 24। 23 सामान्य आदमी का शोषण और बालकों का शोषण 14 वर्ष से कम का किसमें, 24। तो अगर आप वहाँ ये है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आपका जबरदस्ती किसी व्यक्ति से श्रम नहीं कराया जाएगा, काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन सरकार करा सकती है। 23 में एक एक्सेप्शन है अनुच्छेद, भले आप लोग न पढ़े हो, अनुच्छेद 23 में अपवाद है कि सरकार चाहे तो इसमा लागू कर देते हैं कि काम नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और तत्पश्चात अगर जबरदस्ती आम आदमी किसी से काम कराता है तो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम माना जाएगा, और आईपीसी की धारा में ऐसे लोग दंडनीय होंगे। तो 354 याद रखिए भाई, दंड की मात्रा भी आपका बता दिया जाए। 374 में जो दंड की मात्रा है वो कम है, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दो। लेकिन इधर दास याद रखिएगा 371, 72, 73 भाई। अब आइए 375 से भाई और पढ़ लीजिएगा सेक्शन वाइज। अब बैक को आ जाए आपका 299 से 311, यही आपका आईपीसी में बचा, नहीं 299 से 311 निकाल लीजिए, तो इसको भी निपटा दिया जाए। पहले तो धारा का क्रम बनाइए ताकि धारा आपका, देखिए भाई कंसेप्ट, इस चार्ट को बना लीजिए, तो थोड़ा नए लोग भाई बना लीजिए।
इधर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। वैसे आपका 80-90% क्वेश्चन बता दिया है आईपीसी में, 90% आपका कवर हो गया। 12 में बताया मैंने, और 90% 10% यह बचा है। तो आइए आपका मानव वध पहले बना लीजिए। तो मानव वध ऐसे चार्ट बना लीजिए। तो भाई मानव वध या होमोसाइड, मानव वध 2 प्रकार का होता है। एक वैध, वैध का मतलब कि लाभपूर्ण यानी कि विधि पूर्व, इसको बनाइए। और एक होता है मानव वध अवैध। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, इसी में सब आ जाएगा ज्यादातर। अवैध यानी कि विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध चार्ट बना लीजिए भाई। पहला ये देखा जाए मानव वध क्या है। अगर कोई पूछे कि मानव वध क्या है, तो मानव वध का मतलब ये हुआ किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का वध ही, वध मतलब मृत्यु करना यानी कि डेथ करना ही क्या कहलाता है, मानव। मानव वध 2 प्रकार का होता है। एक आपका वैध मानव वध या विधिपूर्ण मानव वध, या इसको हम कहते हैं क्षम्य मानव वध। इसको हम क्या कहते हैं, क्षम्य मानव वध या न्यायोचित, न्यायोचित मानव वध, जो भी आए घबराना नहीं। और इसको अक्षम्य मानव वध क्या कहते हैं, अक्षम्य। चार्ट बना लीजिए, सही रहेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, यानी कि हमेशा किसी मानव द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु करना हमेशा दंडनीय नहीं होता। अगर किसी मानव ने दूसरे मानव की मृत्यु कारित की है और मामला 76 से लेकर 106 तक में आ जाता है, तो मृत्यु तो कारित हुई, लेकिन वह मानव जो मृत्यु कारित किया है सजा का हकदार नहीं होगा। इसीलिए आपका आईपीसी की धारा 76 से 106 कैसे मानव वध का प्रावधान करती है, क्षम्य। एक उदाहरण, ज्यादा तो नहीं है तो भाई आपका कम से कम एक उदाहरण तो देखा जाए। एक आपका जल्लाद है, न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक कैदी को फांसी पर लटका कर मृत्यु कारित कर देता है, वो भी मानव वध किया। अगर ऐसा न नियम रहता तो भी दंड का क्या होता, भागी। लेकिन अगर जल्लाद का कार्य कहां से कहां तक आ जाए, 76 से 106, तो वो वैध मानव वध की अवैध, और वैध मानव वध के कोई दंडनीय नहीं है, दंड नहीं है, तो जल्लाद की धारा में बचाव का हकदार होगा। 76 की 77 की 78 जल्लाद की धारा में। तो ये कौन सा मानव वध हो गया, कहां से कहां तक दिया है, ये अपराध है कि नहीं, नहीं। एक अवैध मानव वध होता है, तो अवैध मानव वध आपका, अवैध मानव वध को आइए बंटवारा किया जाए। अवैध मानव वध अपराध है, इसी को कानून में आपका अवैध मानव वध को ही अब 299 से तोड़ लेना है। इसी को आपराधिक मानव वध कहते हैं। आप राधिक मानव वध, अवैध मानव वध। आपराधिक मानव वध 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा आपराधिक मानव वध जो मर्डर या हत्या की कोटि में आ जाए, और एक ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में न। ये बना लीजिए। तो आपराधिक मानव वध 2 प्रकार का, ये भी पूछा गया कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक ऐसा आपराधिक मानव वध जो कहाँ आ जाए, हत्या की कोर्ट में, और एक ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोर्ट में न। इसको बना लीजिए भाई, चलता रहे साथ साथ। अब आइए आपराधिक मानव वध की परिभाषा कहाँ दी गई है। अब ये पहला क्वेश्चन तो कहाँ दी गई है, 299 में। हत्या की कोर्ट में कब आएगा ये 299 वाला, जब 300 की शर्तों को क्या कर दे, पूरी, यानी कि प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता। क्यों, क्योंकि कुछ आपराधिक मानव वध धारा 300 की कंडीशन को पूरा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
तो जो आपराधिक मानव वध यानी कि 299 वाला इसकी पूर्ति कर दे 300 की, उसी को हम क्या कहेंगे? हत्या, यानी कि हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानव। तो बताइए, यही क्वेश्चन आपका यूपी का है कि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती है, लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता। ये किस जज ने कहा और किस केस में कहा? तो प्लाउडन है, प्लाउडन बरकतुल्लाह ने कहा था। प्लाउडन का केस था, पर इसको लिखवाएंगे केस अभी ना लिखे भाई, वो अलग से 4-5 केस लिखवाना पड़ेगा। तो केस ना लिखिए, लेकिन सिद्धांत तो पहले बनाइए। वो 6-7 केस लाइन से लिखवाना पड़ेगा, वो क्रम वाइज, ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप बरकतुल्लाह, लेकिन याद रखिएगा यूपी में। अब आइए, अगर व्यक्ति हत्या किया, हाँ देखिए दूसरा, देखिए धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए, ये याद रखिए। अगर कोई मामला इन 5 अपवादों में किसी एक में आ जाए, तो वह फिर हत्या न मानकर हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध माना जाए। तो फिर अगला क्वेश्चन यूपी का अटैक किया जाए कि आपराधिक मानव वध किन धाराओं में? 299, 300, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों में क्यों? क्योंकि 299 में आ जाए वो भी आपराधिक मानव वध, और धारा 300 के कितने अपवाद में आ जाए? 5 में, वो भी आपराधिक। एक लाइन लिखिए, अलग से लिखिए भाई, लिखिए पहले तो, प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती है। भाई भले समय कम हो, लेकिन मेन चीज छोड़ा नहीं जा सकता, ये भी याद रखिएगा। आपका प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती है। यह वाक्य अंशतः सत्य है, अक्षरशः सत्य है, असत्य है तो क्या मार्क कराएंगे? अक्षरशः सत्य है, ये नहीं कि अंशतः मार्क दीजिए। लिखिए, प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती। ये वाक्य याद करके जाइए। ये आपका माने प्लाउडन, देखिए याद नहीं आ रहा हमें, थोड़ा देखना पड़ेगा, केस आपका देखना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़िए, जब नहीं याद आ रहा है तो उसको छोड़िए। अब एक लाइन के लिए रुका नहीं जा सकता कि 10 मिनट हो जाए, कल फिर खोज के बता दिया जाएगा। अगला देखिए आपका आपराधिक मानव वध कहाँ दिया गया है? तो आपका 299 आ जाए, 300 दोनों, तो क्या मारेंगे? दोनों। देखिए, आपराधिक मानव वध का उल्लेख 299 और 300 के 5 अपवाद में किया गया है। स्पष्ट लिखिए, 300 के 5 अपवाद। आपराधिक मानव वध का उल्लेख कहाँ किया गया है? आपका 299 और 300 का अपवाद नंबर किस में? आपका 5 अपवाद, 5 अपवाद। आइए इसी से आगे बढ़ाया जाए भाई, पहले मर्डर से आगे बढ़ाया जाए, सेक्शन याद करिए। देखिए आपका फिर एक बार तैयार करिए। हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई, पहला क्वेश्चन। फिर तुरंत आपका 301 से बढ़ जाना है, 301 से भी क्वेश्चन बनता है, लिखते रहिए। अंतरित विद्वेष का सिद्धांत की धारा में 301, 301 में लिखिए, धारा 301 में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि विद्वेष या मैलिस क्या हो जाती है? ट्रांसफर। बस एक लाइन हम बता रहे हैं, उदाहरण डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। ए बी पर गोली चलाता है, बी को गोली न लगकर बगल में खड़े सी को गोली लग जाती है और सी मर जाता है। तो बताइए इरादा किसको मारने का था? बी को, और मर कौन गया? सी। तो ये माना जाएगा 301 में कि जो ये मैलिस बी पर थी वह किस पर ट्रांसफर हो गया? सी पर। कौन सा धारा बताते हैं? 301।
अगर 301 अंतरित विद्वेष का सिद्धांत पूछा जाता है, गलत ना हो सिद्धांत। 302 आ जाइए। 302 हत्या के लिए दंड कहाँ दिया गया है, यानी कि जब मामला 300 में आ जाए और अपवाद में न आए 5 में, तो उसके लिए दंड कहाँ है, 302 में। और दंड कितना मिलेगा, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। वैदों के क्या कितना दंड, हो तो बेरक में देखिए, मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। और इसी में आपका केस लिखना है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य कि मृत्युदंड किन मामलों में दिया जाना चाहिए, रेट ऑफ द बच्चन सिंह का केस। कौन सा केस, क्रम से बढ़ते रहे आगे तो धारा, पहले 300 से जो जुड़ी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद 303 आपका भी काफी महत्वपूर्ण है। 303 इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका क्वेश्चन यहाँ ये धारा अवैध है। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और उसी दौरान मर्डर करता हो, 300 वाला अपराध करता हो, तो वह केवल और केवल अब इससे दंडनीय होगा मृत्युदंड से। केवल एक दंड है, कौन, तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टू सिंह ने चैलेंज किया और कहा कि हजूर ये धारा तो अवैध है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है, आर्टिकल 21 का करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को इस केस में अवैध घोषित कर दिया। मिट्टू सिंह रट कर जाइएगा, 303 अवैध है, केस लिख लीजिए और बेरट से देख लीजिएगा। मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य, एक बार सन पूछा है तो सन भाई लिख लीजिए 1983। मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य, सन पूछा है 1983, सन भी पूछा है यूपी में। इसके बाद एक बार किस अनुच्छेद के उल्लंघन के आधार पर, तो 2 अनुच्छेद, कौन कौन, आपका 14 और कौन 21, यानी कि 14 और 21। एक बार अनुच्छेद पूछा, उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका तुरंत 303 के बाद जो पढ़ना है 307 पढ़ना है। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या का प्रयास कहाँ दंडनीय है, यानी कि मारा लेकिन मर जाता व्यक्ति लेकिन दवा दारू से बच गया, तो हत्या का प्रयास कहाँ, 307 में। और हत्या के प्रयास में आपका 307 में दंडनीय है। यहाँ सेकंड पैराग्राफ ज्यादा पूछा जाता है और उसी को थोड़ा ध्यान से समझना है। और अभी उत्तराखंड में पूछा भी गया था, देखिए क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति आपका आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और उसी दौरान हत्या का प्रयास करता है, तो ऐसी दशा में ये किस धारा में आएगा, तो कई लोग 303 मार दिए। अरे भाई 303 में तब आएगा जब आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और हत्या किया, और वैसे भी ये धारा क्या है अवैध। और हम एक लाइन बस पढ़े नहीं लोग, हत्या का प्रयास, तो हत्या थोड़े कहा जा रहा है 307 में, किसका प्रयास। फिर एक बात समझिए, ये गलती हुई थी लोगों से। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और हत्या का प्रयास करता है, तो ऐसी दशा में तो हत्या नहीं बल्कि हत्या का क्या प्रयास, तो वह 307 के सेकंड खंड के तहत दंड का भागी होगा। और अधिकतम दंड कितना मिल सकता है, मिलेगा कि मिल सकता है, तो भाई सतर्क रहना है अंतिम शब्द पर, मिल सकेगा कि मिलेगा। तो सकेगा मतलब न्यायालय केवल मृत्युदंड देने के लिए बाध्य, आजीवन कारावास भी दे सकता है और भी। इसीलिए धारा अवैध नहीं है। अगर केवल मिलेगा तो 303 पे पैरल हो जाती, सतर्क रहिए। मिलेगा तब 303 जैसे ये भी अवैध हो जाती, लेकिन न्यायालय का विवेक दे दिया गया, या तो मृत्युदंड दे या अन्य जो ऊपर दंड है। तो ये याद रखिएगा 307 का सेकंड क्लास। इस प्रकार एक ये बना। अब दूसरा मॉडल आइए,
आपराधिक मानव वध को देखा गया। ये मॉडल हटा दीजिए। तो अब आपराधिक मानव वध कब होगा? यदि मामला किसमें आ जाए? 299 या धारा 300 के किन अपवादों में? ये पहला नियम याद रखना जो यूपी का मॉडल है कि आपराधिक मानव वध कब होगा? या तो 299 में आ जाए या 300 में सेट न होके 300 के कितने अपवाद में आ जाए। कंसेप्ट तो क्लियर है। इसके लिए आपका जो प्रावधान है हत्या की, अगर इसमें आता है केवल, या आपका 300 के कह सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, तो इसके लिए सजा का प्रावधान 304 में। तो हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में? तो कौन सी धारा मारेंगे? 304। किस धारा में? 304। फिर एक बार 308 याद कर लीजिए। हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के प्रयास का दंड कहाँ है? अटेम्प्ट का दंड कहाँ है? 308। तो फिर याद रखिए, हत्या का प्रयास कहाँ दंडनीय है? 307। और हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध का प्रयास कहाँ दंडनीय है? 308। ये क्रम बनाना इसका इधर। अब आइए एक और क्रम बनाइए। आपका अंतर पूछा जाता है कि आपका हत्या और आपराधिक मानव वध में क्या अंतर? आपका खूब घुमाएगा। मृत दोनों में होती है, आशय ज्ञान दोनों में है। तो आपका जो अंतर है, अगर इंटरव्यू में पूछे या कंपटीशन में पूछे तो एक शब्द मैं बता रहा हूँ, पहले वो देखिएगा, और वो शब्द न रहे तो सेकंड पहलू पर ध्यान दीजिएगा। लिखिए, इन दोनों में अंतर आशय तथा ज्ञान की मात्रा में है। भाई दोनों में अंतर, पहले आशय ज्ञान की मात्रा देखिएगा और कुछ नहीं। इन दोनों में अंतर आशय तथा ज्ञान की मात्रा में है। पहले ये देखना इंटेंशन और क्या नॉलेज। अब तुरंत आपका 4 धारा कवर करना है, मैं बता दूं, और 4 धारा एक साथ मैं लिखवा रहा हूँ, तब अगला पॉइंट हम आएंगे। हर बना गोविंदा। देखिए, आपका 302 में कब मामला आएगा? हत्या के लिए कब व्यक्ति दंडित होगा? 304 में कब मामला आएगा? इसके बाद आपका 304 ए में कब मामला आएगा? और आईपीसी की धारा 80 में कब मामला आएगा? 4 धाराएं एक साथ आपको एक लाइन लिख लेना। लिखिए, यदि आशय और ज्ञान की मात्रा ज्यादा है तो 302। अब यदि इसको कंसेप्ट बना लीजिए भाई, यदि इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा अप है, अप यानी कि ज्यादा है, तो कौन सी धारा में व्यक्ति दंडित होगा? 300। देखिए, मृत्यु सब में होती है, चारों धाराओं में ना, चारों धाराओं में दूसरा व्यक्ति मरेगा, लेकिन हम अंतर कर रहे हैं। दूसरा लिखिए, 304 यानी कि हत्या की कोर्ट में न आने वाला है। यदि ज्ञान या आशय की मात्रा कम है, यदि ज्ञान या आशय की मात्रा थोड़ा कम है तो 304। मरा तो चारों में, ये याद रखिए, मरता चारों में, इसमें चारों धाराओं में, लेकिन हल्का हल्का क्या है, ये नहीं कि हमेशा मर्डर ही बना दीजिएगा। और 304 दंड कम होगा। न तो आशय न ही ज्ञान, लेकिन अभियुक्त ने उतावलेपन से कार्य किया या उपेक्षा बरती, तब 304 ए और दंड कम हो जाएगा, 2 ही साल है। लिखिए, 304 ए में लिखिए, उपेक्षा पूर्ण या उतावलेपन से मृत्यु कारित करना। 304 ए कंसेप्ट भाई जरूर याद रखिए, मेन यही है आपका, यानी कि लिख लीजिए आगे।
न तो आशय होता है न ही ज्ञान, लेकिन अभियुक्त कैसे कार्य करता है, उपेक्षा पूर्वक या आपका उतावलेपन। माने इसमें भी मरा लो और अंतिम आ जाए ऐसी दुर्घटना। न तो आशय था अभियुक्त का, न ही ज्ञान था, न ही अभियुक्त ने उपेक्षा बरती, न ही उतावलापन बरता, कि भी दूसरा आदमी मर गया, तो शुद्ध रूप से धारा 80 में क्या मानी जाएगी? दुर्घटना। और पूरी तरह अभियुक्त बचाव का क्या होगा? हकदार। तो धारा 80 में लिख लीजिए, न तो आशय न ही ज्ञान, न उपेक्षा न उतावलापन। तो कौन सी धारा? 80। ये याद रखिएगा चारों कंसेप्ट भाई। अब इतना ये व्यापक है आपका प्रावधान कि भाई बताने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन अब यहाँ तो भाई कंपटीशन के लिए फाइट करना है। क्वेश्चन आएगा, अब पता लगा उसी में हम फंसे रहे, क्या मतलब भाई? अगला देखिए वैसे आ जाना चाहिए जितना बताया जा रहा है। अगला देखिए आपका 309 कवर कर लीजिए। आपका 309 से क्वेश्चन बनता है आत्महत्या का प्रयास। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका कैसे 2-3 मॉडल बनाया जाए इस पर भी। 309 आत्महत्या का प्रयास, पहला क्वेश्चन इसी में आपका केस थोड़ा 2-3 आपका जानना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बनाया जाए, कौन सा ऐसा अपराध है जिसमें असफल हो गए तभी दंड और सफल हो गए तो कोई दंड नहीं? तो क्या मारकर आएंगे? असफलता पर ही दंड है, सफल हो गए तब कोई दंड नहीं। अगर घुमाकर बिहार पूछ ले तो क्या मारेंगे? आत्महत्या का प्रयास। अगर नैनी पुल से कोई आदमी गया और कूद गया जमुना जी में और मर गया तो क्या उसकी लाश को दंडित करेंगे? लेकिन बच गया मल्लाहों की कृपा से या जल पुलिस की कृपा से तो 309 लागू होगी, यानी कि आत्महत्या का प्रयास। अब आत्महत्या दंडनीय है कि आत्महत्या का प्रयास दंडनीय है? अब कई लोग कहेंगे आत्महत्या, आत्महत्या नहीं, ये नहीं कि दिमाग उल्टा चलाइए। क्या दंडनीय है? अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करेगा और उस दिशा में कोई कार्य करेगा, तो आई एक औरत चिल्ला रहे कि मैं मर जाऊंगी, फांसी लगाकर मर जाऊंगी, लेकिन कुछ कर नहीं रही है, तो क्या आत्महत्या के प्रयास के लिए दोषी होगी? एक आदमी एक औरत, वही रकम्मा का केस आता है ज्यादा बीएचयूएल में। एक औरत कुएं की ओर दौड़ती हुई गई और कूदने के लिए, तब तक लोग पकड़ लिए जगत पर जाकर कुएं के, तो क्या वह औरत आत्महत्या का प्रयास की कि नहीं? क्यों नहीं की? क्योंकि अभी भी वह कूदने से पहले अपना इरादा क्या कर सकती थी। तो इसीलिए आत्महत्या का प्रयास न मारिएगा। कुएं में झांक रही थी तब भी नहीं, लेकिन कुएं में अब कूदी तब तक पीछे से लोग पैर क्या किए? अब तो भाई अपना वो पैर पीछे नहीं खींच सकती थी, क्योंकि अब कूद गई तो पीछे से लोग क्या किए? और कूद गए बच गए तब भी। भाई सतर्क रहना है, कूद गए बच गए तब भी, लेकिन केवल दौड़ते हुए गए। अब आपका तमाम उदाहरण पूछे जाते हैं। आत्महत्या यानी कि आपका भारत में यूथेनेसिया पूछा जाता है और केस आपका याद करना है। पहला आपका केस लिखिए पी रतीना। भाई 3 केस कम से कम याद करके जाइए, ज्यादा। पी रतीनम बनाम भारत संघ, पी रतीनम 3 केस जरूर याद करके 2-3 जाइएगा। पी रथिनम बनाम भारत संघ लिखिए भाई 1994। तो सन लिखिएगा, सन वाइज पूछा जाता है। 1994 लिखिए। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि, 2 लाइन लिखिए। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि धारा 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। धारा 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, अतः अवैध है।
लाइन बनाना है। अतः क्या है ये? अवैध या असंवैधानिक। दूसरा क्वेश्चन घुमावदार देखा जाए आपका। अब ये पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? तो है पूछे तो पीरथिन लिखे। इतना इसको घुमा देगा कि आप भी घूम जाएं। तो थोड़ा दिमाग स्थिर करके सब क्वेश्चन करिए। लिखिए, इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। भाई शामिल है, रटे रहे। किसमें कहा गया? पीरथिनम में। किस सन में? 1954। हाँ, सतर्क रहेगा, उलट क्वेश्चन घुमावदार पूछा जाता है। दूसरा केस लिखे, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस जे.एस. वर्मा। वही जो आपका 2013 में कमेटी गठित हुई थी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस जे.एस. वर्मा। लिखिए भाई, इसमें आपका जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। निर्णय लिखे डायरेक्ट, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अतः धारा 309 वैध है। अतः धारा 309 वैध है। यानी कि आपका ये कहा गया, फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया। एक लास्ट केस आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अब कुछ हद तक भारत में मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित है। पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दी गई है कुछ हद तक, ज्यादा नहीं है। देखिए, इसमें आगे आपका जो इसमें आपका पूछा जाता है 309 में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देखना है। यानी कि धारा आईपीसी की एक धारा 309 ऐसी है जिस पर कि आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स रहा। और कितने दिन तक आच्छादन का सिद्धांत रहा? 2 साल तक। कब से कब तक? 1994 से लेकर कब तक? 96। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब कि हमारे मूल अधिकार के विपरीत होने के कारण वह प्रावधान निष्क्रिय हो गया, लेकिन मरा नहीं था, कोमा में गया था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 1996 में क्या किया, चेंज, वैसे ही ये धारा अपने आप क्या हो गई? पुनर्जीवित। तो 2 साल तक यह निष्क्रिय थी केवल। इसके बाद आपका 306 और 305 भी देखना है। इसके बाद आइए आपका देखा जाए 299 का दृष्टांत पूछा जाता है। स्पष्टीकरण और दृष्टांत निकालिए डायरेक्ट भाई। नहीं, ये नहीं, इसके बाद है अरुणा संघ का नहीं, कोई संस्था की। देखिए, आपका कामन काज की है तो यही थोड़ा याद नहीं आ रहा। नहीं, नाथ फाउंडेशन की है कि कामन काज की पीयूसी है, वो थोड़ा अब ये कल हम बता देंगे। नहीं, अरुणा संघ उसके बाद जैसा है। हाँ, इसको हम बता देंगे, कल बता देंगे। मैं थोड़ा मैंने कुछ समस्याओं के कारण दिमाग ज्यादा क्लिक नहीं कर पा रहे हैं केस पर। ये शुरू से देख रहे हैं कि आज जो फ्लो चलना चाहिए। देखिए, तमाम समस्याएं अपनी भी रहती है, नहीं कि केवल पढ़ाना है सुबह शाम, और भी आपका कार्य रहते हैं। और इधर उधर दिमाग गया तो फ्लो नहीं बनेगा। और आता हुआ केस भी देखिए, आईपीसी के 299 300 वाला केस नहीं आ रहा है, तो कल पहले ही इसको बता दिया जाएगा ताकि और पीछे। तो आप देख लीजिए, आपका
299 में आपका स्पष्टीकरण 3 पढ़ना है और सारे दृष्टांत। अभी यूपीजे में आया था, कई लोग गलत था। देखिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन नंबर 3 299 का स्पष्टीकरण 3। भले कुछ ना पढ़िएगा वो तो पढ़िए। अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया है तो भले ही वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो या भले ही वह सांस न लिया, अगर ऐसा कुछ करिए कि वो मर जाए तो भारत में 299 में आपराधिक मानव वध का अपराध माना जाए, लेकिन इंग्लैंड में इसे गर्भपात ही माना जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में बच्चा माँ के गर्भ से पूरी तरह कहाँ आना चाहिए, बाहर। यानी कि लॉर्ड मैकाले कानून बनाकर चला गया आईपीसी, और इंग्लैंड का नियम भारत में नहीं अप्लाई किया, कई नियम नहीं किया। वहां जाकर अपराधी नहीं था, यहाँ अपराध बना दिया। ये आपका वहां बच्चा गर्भ से पूरी तरह बाहर आ जाए तब कुछ करिए ताकि उसकी मृत्यु हो, तब 299। और यहाँ अगर गर्भ से कुछ हिस्सा बाहर निकला है, ऐसा करते हैं कि उसकी क्या हो जाए, मृत्यु, तो भले वह सांस न लिया हो, भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, तो कौन सा अपराध हो जाएगा, 299 का आपका आपराधिक मानव ये यूपीजे। तो कल आपका और बताया जाएगा भाई, कल आपका एविडेंस सेकंड पीरियड में चलेगा, पहले आपका संविधान चलेगा 1.5 पौने 2 घंटे। एविडेंस आपका सेकंड पीरियड में 1 घंटा में निपटा देंगे, तो भाई 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 3-4। अब आपका सेकंड पीरियड पहले संविधान चलेगा भाई। आप शुरुआती दौर से सिद्धांत केस को पढ़ कर आइए, 100-150 केस हम 2 दिन में लिखवाएंगे सिद्धांत, और कहाँ से मॉडल बनाते हुए आगे बढ़ जाना है। बेर एक थोड़ा एक बार पढ़ कर आइए, ये नहीं कि पूरा पढ़ा है। तो आप